नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार रात को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की। सीएम योगी इसी होटल में ठहरे हुए हैं। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की असीम संभावनाएं हैं। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार फिल्म नीति 2018 के माध्यम से फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। राज्य में फिल्मों की शूटिंग होने से स्थानीय लोगों को रोजगार और प्रदेश के कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रदेश में फिल्म की शूटिंग करने वाले निर्माताओं को हर संभव सहयोग और सुविधा प्रदान की जा रही है। वहीं सीएम आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड जारी किए जाने के मौके पर भी मौजूद रहे। मुंबई में सीएम योगी आज फिल्म जगत की हस्तियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर भी चर्चा होनी है। फिल्म सिटी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 200 करोड़ रुपए के लखनऊ नगर निगम बॉन्ड का शुभारंभ करेंगे। उत्तर भारत में किसी नगरीय निकाय की तरफ से म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। लखनऊ के बाद गाजियाबाद, प्रयाग, वाराणसी, कानपुर सहित अन्य निगमों के भी बॉन्ड लाने की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे में यूपी में उद्योग के अवसर बढ़ाने का एजेंडा शामिल है। इसी सिलसिले में उन्होंने उद्योगपति प्रणव अडानी से मुलाकात की। सीएम योगी आज डिफेंस कॉरिडोर के निवेशकों, फिल्म सिटी के निवेशकों और देश के कुछ और बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे और सूबे में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे ताकि ये उद्योगपति सूबे में निवेश को अब बढ़ावा दें। तो ये तमाम जानकारी इस समय हमें मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार रात को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ इसी होटल में ठहरे हुए हैं। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की असीम संभावनाएं हैं। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार फिल्म नीति 2018 के माध्यम से फिल्म निर्माण गतिविधियों को जितना हो सके उतना बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। राज्य में फिल्मों की शूटिंग होने से स्थानीय लोगों को रोजगार और प्रदेश के कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है। है और काफी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है। प्रदेश में फिल्म की शूटिंग करने वाले निर्माताओं को हर संभव सुविधा प्रदान की जा रही है। वहीं सीएम ने आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड जारी किए जाने पर भी वहां पर मौजूद रहे। मुंबई में सीएम योगी आज फिल्म जगत की हस्तियों और उद्योगपतियों से मुलाकात भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंगलवार रात को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में अभिनेता अक्षय कुमार ने मुलाकात की। और इस मसले पर चर्चा के लिए प्राची अधिकारी, फिल्म एक्ट्रेस, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्राची, किस तरह से आप देख रही हैं, यूपी के सीएम मुंबई पहुंचे हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी एक फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से लग गए हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक बहुत सराहनीय कदम है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं और कई सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे और जो युवा वर्ग तादाद में हर दिन मुंबई का रुख करता है और कई बार गलत कृत्यों में फंस जाता है या ड्रग की ओर चला जाता है या काम ना मिलने की वजह से कोई गलत मार्ग चुन लेता है या मिसगाइड हो जाता है दूसरों के द्वारा या मिसयूज हो जाता है, वो नहीं होगा। और बॉम्बे में जो सबसे बड़ी समस्या है कि खाना तो शायद कोई भी खिला दे, लेकिन घर जो रहने की वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो घर लेने की होती है, वो जो काफी जद्दोजहद के बाद एक आदमी सक्सेस पाने के बाद लेता है और जिसके कारण कई बार गलत संगत में पड़ जाता है, उस चीज से युवा बच पाएगा क्योंकि उसके कोई ना कोई रिश्तेदार रहते होंगे, वो उसको देख लेंगे। और यूपी में बिहार का भी आदमी आ सकता है, झारखंड का भी आ सकता है, कहीं का भी जो हिंदी स्पीकिंग राज्य हैं, जिन लोगों को तुच्छ नजर से देखा जाता है, ये कहा जाता है भैया जी हैं, और उसके बाद इतने बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर और एडिटर्स और इतनी एनिमेशन करने वाले डायरेक्टर्स जैसे प्रकाश झा जैसे निकल के आते हैं बिहार यूपी से, उत्तराखंड से,
और तो इन लोगों की जो वहाँ इतना अच्छा काम करने के बाद, इतना सारा टैक्स देने के बाद भी जो एक टांग खींची जाती थी, जो बुराइयां करी जाती थी, वो अब शायद नहीं होगा। और हम जब हमारी लैंग्वेज से इतनी प्रॉब्लम है, तो तमिलनाडु में तमिल इंडस्ट्री, कॉलीवुड, टॉलीवुड में, तेलंगाना में टॉलीवुड, तो क्यों नहीं हमारा जो रियल बॉलीवुड है वो यहाँ होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम उठाया है। और आगे चल के जो हमारी युवा जनरेशन है, जो दूसरी जनरेशन भी है, जो आने वाली जनरेशन भी है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा मुझे लगता है। कलाकार होते हैं उनकी हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रतिभा दबकर रह जाती है, क्योंकि ये बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है हर इंसान के लिए कि वो मुंबई जाए और वहां जाकर लंबा चौड़ा स्ट्रगल करे और उसके बाद अपना नाम कमाए। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं जो वहां के स्थानीय कलाकार हैं उनकी प्रतिभा भी उभर कर सामने आएगी। ऐसा आप मानती हैं प्राची? बिल्कुल मानती हूँ। आप देखिए ना, कई बच्चे जो हैं, वो पढ़ रहे होते हैं स्कूलों में, और वो चोरी करके घर से भाग जाते हैं। उनसे पूछा जाता है क्यों भागे? अगर वो फोन कर लें, अगर फोन करने लायक हो और वो फोन कर लें माँ बाप को, तो कहते हैं कि हमें एक्टर बनना था, हमें ये बनना था। कई लड़कियां बारों में खत्म हो जाती हैं, बार डांसर बन जाती हैं। कई लड़कियों को दुबई भेज दिया जाता है। इतनी गलत चीजें होती हैं, उन्हें पैडलर्स बना दिया जाता है। कई ऐसी चीजें होती है। हर लड़की एक्ट्रेस नहीं बन पाती। चलिए, हम अच्छे घर के थे, हमारे पास पैसा था, कुछ था, हमने कर लिया काम। लेकिन कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब इतने संपन्न घरों की हों, कई बार अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाती हैं। तो एक उनको कोई सही मार्ग नहीं दिखाता कि पहले एजुकेशन पूरी लो। आज जितने भी लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर अपनी एजुकेशन पूरी करके आ रहे हैं। सारा अली खान जैसी फिल्म जगत की, मतलब खानदान की लड़की है, वो तक अपनी थोड़ी बहुत एजुकेशन पूरी करके आई है। हमारे लोग जो है वो घरों से भाग जाते हैं, तो उनका एक लगाम लगेगी। वो कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई रिश्तेदार रहेंगे जिनको माँ बाप कह सकते हैं कि देखिए, मेरा बच्चा यहाँ रहता है और आपकी बेटी वहाँ पढ़ रही है, उनसे बोलिएगा उसको देख ले। तो लोग कम से कम उसको भ्रमित होने से रोक सकते हैं, रिश्तेदार रोक सकते हैं, थोड़ा उनको लोक लाज की शर्म हो सकती है कि नहीं, हम ऐसा काम करेंगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छा। और दूसरी चीज है, जो प्रदेश है हमारा, उसमें ही हमारा टैक्स जमा होगा। अगर हम कुछ भी कमा रहे हैं तो हमारी टैक्स वही क्योंकि एक फिल्म जो है, फिल्म निर्माण का मतलब केवल एक फिल्म निर्माण नहीं होता। फिल्म निर्माण का मतलब होता है लाइट, कैमरा, एक्शन, राइट? तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो भी आ जाता है। कैमरामैन से लेकर, मेकअप मैन से लेकर, जो डॉली वाले आर्टिस्ट, मतलब डॉली इन द सेंस जो लाइट्स होती है उसको डॉली भी कहा जाता है। तो जो लाइट असिस्टेंट के साथ, लाइट कैमरामैन के साथ 8 असिस्टेंट काम करते हैं। टोटल यूनिट में 200 to 500 लोग काम करते हैं। तो एक एक्ट्रेस जब काम कर रही होती है तो मेरे अंदर 200 to 500 लोग खाना खा रहे होते हैं, उनको पैसा मिल रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ये बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम है मुझे लगता है। जी, आखिरी सवाल है। देखिए, योगी आदित्यनाथ गए हैं मुंबई और इससे पहले ही उन्होंने फिल्म सिटी निर्माण की घोषणा कर दी थी। उसके बाद से ही जो हम बात करें अगर पॉलिटिकल वे में इसे लेकर जाएं तो लगातार स्टेटमेंट भी सामने आ रहे थे। खुद महाराष्ट्र के सीएम कह रहे थे कि पहले वो ये करके तो दिखाएं। मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है योगी आदित्यनाथ को। ये लग रहा है कि बस ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है और ये घोषणा कर दी गई है, इसके बाद ऐसा कुछ होगा नहीं। आपकी इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी, रिएक्शन आपका प्राची। ये उद्धव ठाकरे की कोई पपौती नहीं है। बॉलीवुड एक टापू नहीं है हॉलीवुड की तरह कि एक टापू है और वहां पर लोग बसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड जो है कलेक्टिव लोग वहां रहते हैं। इसलिए पहले यहाँ पर भी फिल्म सिटी खुल रही थी, तो ये खुली। तो अब क्या यहाँ पर ये जरूर है कि यहाँ पर प्रॉपर फिल्म सिटी नहीं खुल पाई। क्या यहाँ पर स्टूडियोज नहीं है, आप लोग नहीं बैठे हैं क्या? तो इनको लगता है अगर जब लोग आना शुरू कर देंगे, और एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, वैसे भी आर्टिस्ट और प्रतिभा जो है सिर्फ एक एयरपोर्ट की दूरी तक होती है। आर्टिस्ट कहीं भी शूटिंग कर लेता है। तो उसी प्रकार से ये इसको मैं देखती हूँ, उनकी कोई ऐसा नहीं चलेगा कि वो अपनी जिद करें और अपनी गुंडागर्दी में उतरे, ऐसा नहीं चलेगा। ये हमारा जो हिंदी स्पीकिंग राज्य है वहां पर बॉलीवुड बनेगा। कोई हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि आप वहां पर बंद कर लीजिए, आप सेकंड सिस्टर कंसर्न मान लीजिए, बॉलीवुड 2 मान लीजिए। ये आपकी मर्जी है। तो देखने का, सोचने का नजरिया अपना अपना उनकी संकीर्ण मानसिकता दर्शाता है। जी। थैंक यू प्राची, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम चर्चा के लिए। और मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी भी लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का आज और क्या कुछ आने वाले समय में कार्यक्रम तय है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंच चुके हैं। जी, कल देर रात ही पहुंच चुके थे, जिसमें लगातार जो बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे विद्युत या फिर जो है
अन्य अधिकारी हैं वो लगातार जो है वो अपनी अपनी बारी से अपना अपना प्रोजेक्ट लेकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी जो योजना है फिल्मों को लेकर उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करने की, उसको लेकर जो है अब कहीं न कहीं जो बातें आगे बढ़ रही है इसमें बिल्कुल सत्य प्रकाश, इस खबर पर तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय मुंबई में मौजूद हैं और वहां वे तमाम असीम संभावनाएं खोजने के लिए निकले हैं। देखने वाली बात रहेगी कि आज किस तरह से उनके क्या कुछ जो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं वो किस तरह से होते हैं और जो सीएम का ये दौरा है वो उत्तर प्रदेश में किस तरह विकास की इबारत लिखता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों से तीसरे दौर की बातचीत किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। अब तय हुआ है कि कल यानी 3 दिसंबर को फिर से सरकार और किसान संगठनों के बीच बात होगी। इस बीच किसानों ने ऐलान कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलेगा, आगे बढ़ेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। इस वजह से दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। बॉर्डर बंद होने के कारण लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बॉर्डर खुले हैं वहां घंटों जाम लगा रहा है और कोई पैदल तो कोई घंटों जाम में फंसकर यात्रा करने के लिए इस समय मजबूर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बुधवार के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। यहां पर गौतम बुद्ध द्वार के पास किसानों का जमावड़ा है। लोगों से अपील की गई है कि वह नोएडा लिंक रोड की बजाय नोएडा जाने के लिए NH-24 और DND का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सिंधु बॉर्डर भी इस समय बंद है। लामपुर, औचंडी समेत कई छोटे बॉर्डर्स को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसानों के आंदोलन के चलते जिन बॉर्डर को बंद किया गया है उसके अलावा अन्य रूट से आवागमन करें। सिंघू बॉर्डर के ट्रैफिक को मुकबरा चौक और GT रोड की ओर डाइवर्ट यहां पर किया गया है। तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई प्रदेश के किसान इस समय दिल्ली कूच की तैयारी में है और उनके कूच के मद्देनजर कई जो छोटे बॉर्डर्स हैं उन्हें भी इस समय बंद कर दिया गया है। और खबर पर तमाम जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का, जो कि इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, अपडेट आपसे चाहेंगे, किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ नई जानकारी इस समय आपको मिल रही है? देखिए, बिल्कुल बता जिस तरीके से किसानों की बात करें तो किसान अभी भी उग्र है और कहीं ना कहीं पूरे देश को ये कहते हैं, पूरे देश के किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और दिल्ली के अंदर जितने भी किसान बैठे हुए हैं, यानी कि दिल्ली के सटे हुए जितने भी बॉर्डर हैं उन पर तमाम किसानों के संगठन बैठे हुए हैं और लोगों को इस तक जानकारी जो यही मिल पा रही है कि अभी वो हटेंगे नहीं, क्योंकि वो लगभग वो 6 महीने का राशन लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, यानी कि कानून जो है वो जब तक वापस नहीं लिया जाएगा किसान हटने वाले नहीं है। मगर देखना होगा कि जो कल जो बैठक हुई थी वो विफल रही थी, मगर जो आज कल जो बैठक होने वाली है, यानी 3 दिसंबर को जो बैठक होगी वो कहाँ किस नतीजे पर जाती है। मगर अभी भी किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बैठक के नाम पर सिर्फ हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, सिर्फ बहला के फुसलाने की कोशिश की जा रही है, ना कि कानून को वापस लेने की कहा जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, और इस बीच ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है कि जो छोटे छोटे बॉर्डर्स थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली के जितने भी सटे हुए जितने भी छोटे बॉर्डर हैं या फिर बड़े बॉर्डर हैं उनको तमाम बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक यूपी से यानी कि एक NH-24 का जो रास्ता है सिर्फ वो ही खुला हुआ है ताकि नोएडा तक जाने के वाले की जो दिक्कतें हैं वो ना हो सके, इसी के लिए उसको डाइवर्जन किया हुआ है तो NH-24 से। मगर वो भी कितने दिनों के लिए बंद खुला रहेगा वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसान अगर और ज्यादा भारी संख्या में पहुंचेंगे तो वो रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है सरकार से बात करने की कि सरकार इनकी जो मांगे हैं या तो उनको माने या फिर उनको जो दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिया जाए ताकि उनको हटाया जा सके। मगर किसान अभी भी किसानों का जो रुख है वो यही है कि अरे वो वहां डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। मगर सरकार किस रुख पर जाती है वो कल देखना होगा। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है, कल जो 3 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है उसके अंदर अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं। मगर देखना होगा कल बैठक के अंदर क्या नतीजा निकल पाता है। जी बिल्कुल राजीव, कल जो बैठक हुई है उसमें किसी कमेटी को गठित करने की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ने ये कहा है कि हम एक कमेटी गठित कर देते हैं, लेकिन किसान इस बात को लेकर अभी अड़े हुए हैं कि हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए, या तो आप संशोधन करें या कानून को वापस लें। मैं आपसे जानकारी चाहूंगी किस तरह की कमेटी को गठित करने की बात सरकार की तरफ से कही गई है।
देखिए बिल्कुल दादा, जिस सरकार की तरफ से जो कमेटी गठन करने की बात की गई है उसमें यही कहा गया है कि जो किसान संगठनों के जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे और जो सरकार के जो चुनिंदा नेता होंगे वो इसमें शामिल होंगे और वो देखेंगे कि जो प्रक्रिया यानी कि किसान जो अपनी दुविधा बता रहे हैं क्या वो जायज है नहीं जायज है, मगर ये सारी प्रक्रिया जब हो सकती है जब ये कानून को लागू करने की प्रक्रिया होगी। मगर अभी जो किसान अड़े हुए हैं वो ये इसीलिए अड़े हुए हैं क्योंकि ये इस प्रक्रिया से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो गठन जो टीम कह सकते हैं बैठक के जो गठन किया जाएगा, टीम का गठन किया जाएगा, वो उससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। किसान इसीलिए चाहते हैं कि जब तक कानून वापस नहीं किया जाएगा या संशोधन नहीं किया जाएगा उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं किसानों की दुविधा और बनती रहेगी और सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करती हुई नजर आ रही है, मगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है इसके अंदर। जी बिल्कुल, और लेकिन सरकार की भी अब चिंता काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार सरकार के भीतर ही खुद बैठकों का दौर जारी है और जिस तरह से 3 बैठक की गई जेपी नड्डा के आवाज पर, उन बैठक का भी कोई खास असर यहाँ पर राजीव नजर नहीं आ रहा है। जो भी बैठक में चर्चा हुई, लेकिन किसानों की समस्या तो अभी भी जस की तस बनी हुई है। देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, यहाँ पर सरकार की जो जितनी भी बैठक हो या फिर किसानों को जोड़कर में बैठक हुई हो या फिर तमाम जो नेताओं की बैठक हुई है वो सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ लोग किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, ना कि संशोधन करने की। क्योंकि संशोधन करेंगे तो शायद किसान मान सकते हैं, मगर संशोधन उसमें कानून में नहीं किया जा रहा है और यहाँ सिर्फ किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कानून आ रहा है वो सिर्फ उनके हक में है, मगर किसानों को अभी भी पता है कि जो कानून आएगा उससे पूंजीपतियों को फायदा होगा, ना कि किसानों का। जी बिल्कुल, तो अभी उम्मीद लग रही है गुरुवार को जो बैठक होने वाली है उसमें किसी तरह की कोई बात किसानों की मानी जाएगी। और ये और जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, जो 32 किसान संगठन कल बैठक में मौजूद थे, क्या कल भी उन्हें ही बुलाया गया है या फिर किसी और संगठन के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से 35 संगठनों को बुलाया गया था कल जो बैठक के अंदर और सरकार की तरफ से कि सरकार ने कहा था कि 35 संगठनों को बुलाया जा रहा है, मगर ज्यादा से किसानों को नहीं बुलाया जा रहा है, ज्यादा संगठनों को नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि कोरोना काल की वजह से। मगर बात करें जिस तरीके से और जो संगठन है वो भी कह रहे हैं कि हम लोगों को भी इसमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक खाना पूर्ति कर रहे हैं संगठन बैठक के नाम पर, ना कि किसानों के बारे में सोचा जा रहा है। मगर किसानों के बारे में जब तक कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, यानी कि कानून के अंदर संशोधन नहीं किया जाएगा तब कानून को बदला नहीं जाएगा। बिल्कुल, किसानों की मांग यही है, या तो आप इन कानूनों को वापस लें या फिर जो किसान चाह रहे हैं उनके मन मुताबिक इसमें संशोधन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार हर किसी को है। आमतौर पर वैक्सीन को बनने में 8 से 10 साल लगते हैं, लेकिन कोरोना महामारी ने जिस तरह का आतंक मचाया हुआ है उसे देखते हुए वैक्सीन को कम समय में तैयार करने के लिए दुनिया के कई देशों को मजबूर होना पड़ा। भारत भी उन देशों में शुमार है जो कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को बताया कि कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए हम 16 से 18 महीने के भीतर इस वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं।
राजेश भूषण ने कहा कि वैक्सीन बनने में 8 से 10 साल लगते हैं। सबसे जल्दी बनने वाली वैक्सीन भी 4 साल में तैयार होती है, लेकिन कोरोना महामारी के असर को देखते हुए हम इसे कम समय में बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हम कोरोना की वैक्सीन को 16 से 18 महीने के अंदर बना रहे हैं। वहीं राजेश भूषण ने यह भी कहा कि पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं कही। उन्होंने कहा कि साइंस से जुड़े विषयों पर जब हम चर्चा करते हैं तो बेहतर होता है कि यदि हम तथ्यात्मक जानकारी हासिल करें और उसके बाद विश्लेषण करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा कि मैं यह साफ करना चाहता हूं कि सरकार ने कभी नहीं कहा है कि पूरे देश का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण वैक्सीन की प्रभाव उत्पादकता पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है। अगर हम जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन देने में सफल होते हैं और संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में सफल होते हैं तो पूरी आबादी के टीकाकरण की जरूरत ही नहीं होगी। तो ये अहम जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। राजेश भूषण, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं, उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि कोरोना महामारी के असर को देखते हुए हम वैक्सीन को कम समय में और जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आमतौर पर 8 से 10 साल लगते हैं किसी वैक्सीन को बनाने के लिए और जो वैक्सीन जल्दी तैयार होती है उनको भी 4 महीने का समय लगता है, लेकिन कोरोना महामारी के भयावहता को देखते हुए हम वैक्सीन को कम समय में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ। अरविंद जयतिलक जी, किस तरह से आप राजेश भूषण के बयान को देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हमारी सरकार ने ये कभी भी नहीं कहा है कि पूरे देश का टीकाकरण किया जाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि नहीं, ये कोई आवश्यक है कि देश के नागरिक हैं सभी को लगेगा। आमतौर पर जहां जरूरत होगी वहीं पर जो है लगेगा। तो सरकार ने सुनिश्चित भी किया है कि बहुत जल्द ही टीका आने की संभावना है। वैसे उन्होंने कल बताया जो उसकी प्रक्रिया प्रोसेस है कि बनाने में 8-10 साल लग जाते हैं, लेकिन चूंकि कोविड-19 को देखते हुए और इसकी बढ़ती हुई महामारी को देखते हुए सरकार जो है इस प्रक्रिया में है कि अति शीघ्र जो है इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो। दूसरी चीज की आपने पिछले दिनों देखा भी कि प्रधानमंत्री जी खुद जो है पूर्व और हैदराबाद के जो है लैब में गए और उन्होंने परीक्षण संबंधी जानकारियां जुटाई। इससे साफ जाहिर होता है कि जनवरी फरवरी में जो है वैक्सीन आना शुरू हो जाएगा और कहा भी जा रहा है कि जनवरी से उसका भंडारण सुनिश्चित हो जाएगा और उसकी कीमत भी लगभग निर्धारित की जा रही है कि 400 से लेकर 600 रुपए के बीच में जो है, और सभी को नहीं लगेगा इसलिए कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो संक्रमित लोग होंगे या संक्रमण फैलने की जहाँ संभावना रहेगी उन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। और माना जा रहा है कि लगभग जो 1 साल का जो स्वास्थ्य का बजट 65,000 करोड़ के आसपास होता है उतना बजट सरकार खर्च कर सकती है और एक आंकड़े के अनुसार लगभग 55,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने की संभावना है। जी बिल्कुल, लेकिन राजेश भूषण के इस बयान के बाद से तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अरविंद जी, ये बात विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता और नेताओं के द्वारा कही जा रही है कि बिहार में जब चुनाव था तो आपने कह दिया कि हम मुफ्त में टीका लगाएंगे और अब आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये वादा नहीं किया है कि पूरे देश का टीकाकरण किया जाएगा। तो इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक मौके की मोहताज होती है और आपने सही कहा कि बिहार में चुनाव जब चल रहा था विधानसभा का तो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मुफ्त में हम वैक्सीन देंगे, लेकिन देखिए राजनीतिक बयानबाजी को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, इसलिए कि घोषणा पत्र में जो लिखित होती है वो पूरा कहाँ होती है। दूसरी चीज की चूंकि एक नीतिगत मामला है तो कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ा हुआ, तो हमारे समझ से राजनीतिक दलों को भी इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए, अनावश्यक विमर्श के दायरे को बढ़ाना नहीं चाहिए और न तो इस पर सियासत करनी चाहिए। बेहतर होगा कि सभी राजनीतिक दल जो है इस मसले पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं और जो देश के नागरिक हैं वो किस तरह से स्वस्थ रहें और किस तरह से उनकी जो है सेहत हिफाजत में रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल, लगातार कोशिशें की जा रही हैं, सरकार की तरफ से भी तमाम गाइडलाइन समय समय पर दी जा रही है और हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं वो लगे हुए हैं कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में। लेकिन सर, सवाल बड़ा ये बढ़ता ही जा रहा है कि कब तक आएगी कोरोना की वैक्सीन। देखिए, बीच में ऐसा हुआ था कि हमारे देश में कोरोना के केसेस कम होने लगे थे। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है एक बार फिर से कोरोना के केसेस जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे ये संक्रमण की चेन टूट पाएगी, सबसे बड़ा सवाल इस समय यही बना हुआ है। अरविंद जी बिल्कुल आप सही करें। देखिए, एक तो देश के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि जो प्रिकॉशन है उसको लेते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें।
और साथ ही संक्रमण से बचें और समूह में इकट्ठा न हो। ये तो जो जन भागीदारी है, जिम्मेदारी है, उसको निभाना चाहिए। लेकिन कब तक आएगा या कहना तो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से अभी अचानक लैब में पहुंचे और परीक्षण की प्रक्रिया को समझे, कहीं ना कहीं वो संकेत देने की कोशिश की है कि इस देश को घबराने की जरूरत नहीं है, अतिशीघ्र जो है वैक्सीन जो है उपलब्धता इससे सुनिश्चित की जाएगी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस ढंग से हलचल बढ़ी है, तो लगता है कि जनवरी फरवरी में जो है अब हमारे समझ से इसका भंडारण भी होगा और वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। तो मान के चल रहे हैं कि 2-2.5 महीने में जो है यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जयतिलक जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं। देश के जो तमाम विपक्षी और राजनीतिक पार्टियां हैं वो बार बार ये सवाल उठाती आई हैं कि वैक्सीन आखिर कब तैयार होगी, किस तरह से इसका टीकाकरण किया जाएगा। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के एक बयान ने सियासी पारा जो है वो गर्म कर दिया है। उनका ये कहना है कि हमारी सरकार ने कभी नहीं कहा कि सभी का टीकाकरण किया जाएगा। ऐसे में अब जो तमाम राजनीतिक और विपक्षी पार्टियां हैं वो ये सवाल उठा रही हैं, तो अगर सबका टीकाकरण नहीं होगा तो किस तरह से क्या कुछ आगे प्रक्रिया सरकार अपनाने वाली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।